अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन कुछ नेगेटिविटी देखी गई है बजट की अप्रूवल के हवाले से। कहा यह जा रहा था कि इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, बजट जब अप्रूव होगा उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यही रीज़न आज की मार्केट में देखा गया। 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव जो है वो क्लोजर एक्सपेक्टेड था, लेकिन हुआ ये कि 41,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर अबव जो है वो क्लोजर रहा। इट मीन्स कि मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स अभी बजट के साथ साथ दिखाई देते हैं। आज के बजट अप्रूवल के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। ऑब्वियसली जो सेक्टर्स जिनको इंसेंटिव दिए गए हैं या फिर जिनके ऊपर टैक्स की जो है वो एक पोजीशंस दिखाई गई हैं और क्लैरिटी फाइनली मार्केट के अंदर आ गई है, तो वो ज़्यादातर वर्कआउट करते हुए दिखाई देगी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यही चीज़ देखी है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक सिनेरियो ऑब्वियसली जब सुपर टैक्स आने के बाद थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। कुछ जो एनालिसिस है वो ऐसा आ रहा है कि ज़्यादातर सुपर टैक्स जो है बेसिकली रिच पीपल को या फिर वो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रही हैं उनको टैक्सेशन सिस्टम में लाने के लिए लगाया गया है। कुछ रूमर्स ऐसे हैं जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो पास ऑन है, जो सुपर टैक्स का एक इम्पैक्ट होगा वो गरीबों में पास किया जाएगा, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इसको भी हम ज़रा थोड़ा जस्टिफाई करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिनेरियो क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी किस नहज पे खड़ी है, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं इन दीज टाइम्स के आने वाले दिनों में इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट हो, और साथ साथ कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हमारे पास अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मीन्स में भी हो सकती है, हेल्थ के मीन्स में भी हो सकती है, एजुकेशन के मीन्स में भी हो सकती है। इन ऑल मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो, और इस सूरत हाल में खासकर इकोनॉमिक जब हम कह सकते हैं एक सिनेरियो रिजीम चेंज होने के बाद थोड़ा क्रिटिक्स भी है, थोड़ी सेंसिटिव भी है सिचुएशन, और हमें अपनी सारी चीज़ें भी चलानी है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। शमीम फिरपो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फिरपो ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मद्रास वाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सद्दाम हुसैन साहब, आप रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। पहला सवाल परवेज साहब से जो है वो मैं करती चलूँ। परवेज साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऊपर से सुपर टैक्स, क्या इम्पॉर्टेंट थिंग आप समझते हैं कि सुपर टैक्स के आने के बाद पाकिस्तान के लिए होगी? और साथ साथ जो सुपर टैक्स का एक मकसद है वो ये है कि वन टाइम टैक्स होगा और सारी इंडस्ट्रीज़ को देना होगा, जिसमें कुछ 10%, कुछ 4%, कुछ 3% एक बैरियर्स लगा दिए, ये भी प्लीज़ बताइए। देखें नताशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बड़ा रेलिवेंट है आजकल के हिसाब से। देखें गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली आजकल जो पोजीशन चली आ रही है इकनॉमिक के जो हालात हैं कि पैसा है नहीं, ठीक है ना, हम IMF के पीछे जा रहे हैं और हमें कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ रहे हैं IMF के तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि हमें कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ रहे हैं जो हम चाहते हुए भी, हमें ना चाहते हुए भी हमें लेने पड़ रहे हैं। उसमें वही है कि पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उसमें यही है कि टैक्सेशन को इंक्रीज़ करने का, और गवर्नमेंट चाह रही है कहीं से भी पैसा आ जाए। मुझे होगा ये कि जो भी आप सुपर टैक्स लगाएंगे जो कि वन टाइम भी है, उसका आगे जाके जो उसका जो पैसा जो देंगे ना वो आम पब्लिक ही देगी, ठीक है ना। कोई इंडस्ट्री जो भी है, कोई भी कंपनी है, जो कोई भी बड़ी कंपनी है, वो अपनी जेब से जो है ना वो टैक्स नहीं देगी। जो एडिशनल जो भी होगा वो किसी की जेब से ही निकाल के देंगे वो, ठीक है ना। तो वो तो जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मजलूम पाकिस्तानी ही वो उसका जो है ना वो देंगे। सबसे पहले तो ये है, मगर अब गवर्नमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ज़ाहिरी बात है कि वो सारे वो फैसले कर रही है, ठीक है, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं क्योंकि गवर्नमेंट अभी नहीं आई है, इनको बहुत सारे ऐसे एक्शन लेने हैं
बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कड़वे एक्शन लेने हैं, जिसमें कहते हैं ना कि भाई ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि अब हमें तो वो डिसीजन लेने हैं कि आगे आईएमएफ से पैसे भी लेने हैं। आईएमएफ ने कहा है कि भाई ये एक्शन लें जिसकी वजह से हम आपको ये ट्रांच को आपको रिलीज़ करेंगे। अब गवर्नमेंट के पास तो चॉइस है नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये भी सुपर टैक्स भी लगाया, गवर्नमेंट ने जो लग्जरी आइटम को भी बैन कर दिया है, और उसका ये होगा कि लग्जरी आइटम भी नहीं आएंगी, उससे हमारा इंपोर्ट का बिल ख़त्म हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो ना रुके। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, आपके वैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, डॉलर बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, तो हमारे पास बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, हम एक्सपोर्ट के नंबर्स कहाँ से लेंगे, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से नई इंडस्ट्री कैसे लगेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसे ही हमारी हाई हो गई है, इंपोर्ट करने के लिए मशीनरी वैसे ही महंगी हो गई है ड्यू टू डॉलर। अब ये सारे जो दूसरे जो एरियाज़ हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन एरियाज़ को भी देखे, ताकि जो है ना, इन्होंने ये टेम्पररी मेजर्स तो ले लिए हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स आने वाले हैं ना, उसका क्या मसला है। एग्जैक्टली। शमीम साहब प्लीज ये बताइए कि परवेज साहब ने सुपर टैक्स को थोड़ा सा अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी थोड़ा सिक्योर किया है, और साथ साथ ये भी बताया कि क्या मुमकिन है और कैसे आने वाले दिन हो सकते हैं। सर ये बताइए कि अगर हम पाकिस्तान का सोचें, सियासत ना करें बल्कि अब ये सोचें कि पाकिस्तान कैसे सही होगा, तो उसके लिए डिसीजंस कैसे लगते हैं आपको? चाहे पेट्रोल महंगा करने की बात करें, चाहे आप सुपर टैक्स के हवाले से बात करें, या टैक्स बेस में लाने की बात करें। निचाशा, बात ये दरअसल आप देखें कि पेट्रोल के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे बढ़े जो कभी नहीं बढ़े थे, यानी 30 रुपये 2 दफ़ा बढ़ गए एक हफ्ते के अंदर, और उसके बाद फिर उसके बाद 63 रुपये और बढ़ गए। तो ये बढ़े हैं, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट इसलिए किया कि उनके जहन में ये था कि दुनिया में महंगाई है, इस वजह से उसको एक्सेप्ट कर लिया। वरना आपको मालूम है कि लोग तो थोड़े से किसी चीज़ के पैसे बढ़ते थे तो रोड के ऊपर आ जाते थे, लेकिन इस मरतबा रोड पे कोई नहीं आया। अब सवाल ये है कि यहाँ से 2 चीज़ें होती हैं। अब या तो एक चीज़ ऐसी है कि भाई हुकूमत वक्त का हौसला बढ़ गया, और वो बड़े फ़ख्र से ये बात कह रहे हैं कि भाई यानी कि हमने जो पेट्रोल पर रेट बढ़ाए, लोग तो बाहर आए ही नहीं, तो इस वजह से हम अब और भी कुछ बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, देखिए तस्वीर के 2 रुख होते हैं। सोचने का अमल यानी आपका कुछ और होता है, हुकूमत का कुछ और होता है। अब हुकूमत अपने हिसाब से सोचती है, अवाम अपने हिसाब से सोचती है। लेकिन सर अवाम में कैटेगोरिकली 3 एक लेवल्स दिखाई देते हैं। एक तो बिल्कुल ही निचला तबका जैसे हम कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही गुर्बत की लकीर से भी नीचे काफ़ी दिखाई देता है। एक है मिडिल क्लास और एक है अपर क्लास, यानी कि वो तबका जो कि तमाम चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे वो कुछ भी पेट्रोल जो है वो 200 की जगह 300 हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। तो इसके बारे में बताइए, कैटेगोरिकली जो डिवाइड किया है टैक्सेशन सिस्टम को भी, वो कितना इंपॉर्टेंट है? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि सबसे पहले कुछ खर्चे अपने कम करे। देखिए ये जो सिलसिला चलता है ऊपर देख के चलता है कि ऊपर वाले अगर सही हो और वो अपने ऊपर भी कुर्बानियाँ दें ना, तो फिर उसके बाद नीचे वाले ऑटोमेटिकली रेडी होते हैं और वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अब वक्त ऐसा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने भी खर्चे अखराजात कुछ कम करे, लेकिन उसके अंदर कमी नहीं आ रही, उसके अंदर और मैं देख रहा हूँ कि बढ़ती है। कि अगर हज पे जा रहे हैं तो 200 अफराद जाएंगे हज के ऊपर, और उसके अंदर अपने साथी मुलाजिम भी सारे जाएंगे। तो ये सब कुछ देखने वाली बातें हैं कि इसको आप, जो पहले कभी नहीं गए 200 अफराद हज के ऊपर, लेकिन अब के 200 अफराद हज पे जा रहे हैं और उसके अंदर साथी पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। आप अगर बिजनेस की बात करें, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने खुद भी कुछ कुर्बानियां दें तो फिर नीचे वाले बिल्कुल तैयार हैं, सब यानी क्या कहते हैं रेडी है इसके अंदर। आपने देखा कि पेट्रोल के ऊपर जिस तरह रेट बढ़ गया, और सबसे बड़े दाल चावल ये सारी चीजें, घी वगैरह जो महंगे हुए हैं। सर क्यों महंगे हुए हैं? आपको नहीं लगता कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत थी? आपने सारी चीजें ही जब इंपोर्ट बेस्ड रख ली हैं, दालें भी आप इंपोर्ट करते हैं, हर चीज आप इंपोर्ट करके ही जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि ये पहले सारी चीजें हमारे यहाँ होती थी, वजह लेकिन ये गैप क्यों आया? अब ये मैं कहूँगा बात तो फिर उसके अंदर आएगा कि जो यानी हुकूमत वक्त थी, आज नहीं, आज से 5 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए कि लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद की, अपने माल चाइना से बनवाने शुरू कर दिए, और इसी तरह से ज़राअत में फ़र्क पड़ा कि ज़राअत में लोगों ने यानी ख़त्म कर दिया उसको, और वो इंपोर्ट चीज़ें इंपोर्ट की तरह आज जो $70 अरब का इंपोर्ट है, तो वो ऐसे ही नहीं हो गई,
वो इसी वजह से हुई कि लोगों ने अपने माल बनाने बंद कर दिए फैक्ट्रियों में और अपने ब्रांड से चाइना से बनवाने शुरू कर दिए। राइट। तो इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और इम्पोर्ट बढ़ गई। अब यानी इसमें चाहिए ये कि इंडस्ट्री वापस लगे और उसके बाद फिर इम्पोर्ट पे से इन्हिसार कम हो। कोशिश तो यही की जा रही है। अब लोग अब समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इम्पोर्ट से हटना पड़ेगा। और यही वजह है कि भाई जिस तरह से लग्जरी आइटम बंद किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। ये बंद करने चाहिए थे, आज से बहुत पहले बंद कर देने चाहिए थे। उसका फर्क आएगा इंशाल्लाह और आने वाले वक्तों में आपको देखेंगे कि भाई इससे अच्छा एक तासुर पैदा होगा। राइट। लग्जरी आइटम्स, खासकर नॉन एसेंशियल आइटम्स को जो है वो बंद किया गया है, बैन किया गया है और अब सिर्फ ज़रूरी आइटम्स वो जो कि ज़रूरत के मुताबिक हैं उनको जारी रखना है। तो सर परवेज़ साहब ये बताइए कि अब जबकि पर शमीम साहब ने भी कहा कि थोड़ा सा हमें जो है वो अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो लिए जा रहे हैं सर। और पहले भी एक नारा था पास्ट गवर्नमेंट की जानिब से, ऑस्टेरिटी करते करते हमने कितना ज़्यादा जो है वो देखा कि आप खुद ही जानते हैं कि सारी चीज़ें कितनी ड्रैग हो गई। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डिबेट, बट फिर भी थोड़ा सा। नहीं, पॉलिटिकल डिबेट देखें, कुछ भी हम घूम फिर के जहाँ भी आते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा होता है ना कि जो तीर जो है ना कहीं वहाँ जाके भी लगता ही है। ठीक है ना, अगर हम 10 हमारे पास तीर होंगे ना, तो एक तीर जो होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लेने का होता है। मैं दोबारा उस पर आऊँगा हमारी इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट देखें, जो हम पिछले सालों में जो $70 बिलियन का या $66 बिलियन का इंपोर्ट जो है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ है। वो आप देखें कि इतने सालों में जो है ना वो इंपोर्ट जो है ना बढ़ता गया और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और वो क्या हो गया कि वो एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे पास जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो इतना गैप आ गया कि अब जाके हम उसको रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। उसकी वजह से हमारा डॉलर भी ना हमारा महंगा हो गया और हमारी लोकल इंडस्ट्री भी तबाह कर दी हमने। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री के तबाह होने के और एग्रीकल्चर के तबाह होने के 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि भाई हमारे कराची के जो इंडस्ट्रियल हालात थे बीच में लॉ एंड ऑर्डर के, एक तो वो ख़राब थे। दूसरा क्या कि हमारे पास बिजली का बहरान था। ठीक है ना, अगर बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है ना, और फिर हमारे पास स्किल लेबर, और फिर हमने हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी नहीं बढ़ाई ना, हमने इंडस्ट्रियल नए जोन्स बनाए, हमने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पिछले अगर आप 15 साल में देखें ना, तो वो सारी चीजों पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें या ईपीजीज की बात करें तो हमारे पास अगर क्वांटिटी देखी जाए तो वो बहुत कम दिखाई देती है। बहुत कम है ना, इंडस्ट्री देखे जाए तो बहुत कम है। और हमारे पास वो कैपिटल इंडस्ट्रीज बहुत कम है। हमारे पास जो है ना जोड़ने वाली इंडस्ट्री ज्यादा है, कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। हमें चाहिए वो इंडस्ट्री चाहिए जो रॉ मटेरियल दे। आज अगर हम कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं ना, तो अल्टीमेटली हमें रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा। तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है ना ओवरनाइट जो है ना हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। पहले भी मैंने आपको बताया। तो ओवरनाइट हमें ये चाहिए कि हम अपनी डेवलपमेंट ऐसे करें और ऐसी इंडस्ट्री लगाएं कि जो रॉ मटेरियल भी बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, और आगे जो है ना हमने क्या किया कि जोड़ने वाली असेंबलिंग प्लांट लगा दिए। असेंबलिंग प्लांट में भी जो डिलीशन प्रोग्राम हमारे पास है ही नहीं, सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। तो वो तो जाहिर बात है कि इंपोर्ट बिल तो वही रहेगा ना। तो यहाँ अब जो इंडस्ट्री लगाने जाएगा, अब जो इंडस्ट्री लगा 17% इंटरेस्ट रेट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल की जो भी मशीनरी आएगी तो वो $215 के डॉलर पे आएगी या $207 डॉलर जो भी आज का है उस पे आएगी। अब आप बताएं कि वो उस वक्त कैसे इंडस्ट्री लगेगी। आप अगर मिसाल देते हैं हमारी जो पड़ोसी ममालिक की, इंडिया की मिसाल देते हैं, चलिए सर पड़ोसी ममालिक के भी एग्जाम्पल को भी लेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,765.62 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट के 41,813.62, लोअर वाज 41,119.19 एंड फाइनली क्लोजर 41,297.73 का, यानी 467.89 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 142.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 114.66 मिलियन शेयर्स का। वैल्यूज ड्राइव 5.34 बिलियन रुपीस।
एंड ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के डिक्लाइन के साथ, 3.09 पे क्लोजर, 14.37 मिलियन ट्रेड किए गए। WTL अगेन लाइमलाइट में, यहाँ पर वॉल्यूम लीडर्स में डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। 0.03 का डिक्लाइन देखा गया, 1.36 पे क्लोजर रहा, 11.61 मिलियन ट्रेड किए गए। हैस्कॉल थर्डली लास्टली 0.24 का गेन देखा गया, 4.25 पे क्लोजर रहा, 7.56 का कारोबार रहा। काफ़ी अर्से बाद हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट लाइमलाइट में देखा गया है, वॉल्यूम लीडर्स में देखा गया है। इट मींस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो न्यूज़ है इसके बारे में, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम लीडर्स में देखा जा रहा है। तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। शमीम साहब भी मौजूद हैं, परवेज़ साहब भी मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आप पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल दे रहे थे, जिसके ऊपर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एक टेरिटरी डिवाइड कर दी जाती है जिसमें आप बिजनेसेस करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है या स्पेशल जोन बना दिया जाता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखें, इंडस्ट्रियल जोन जो है हमारे पास बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो ज़मीन जो है ना इंडस्ट्री के लिए, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सस्ती ज़मीन प्रोवाइड करें। इंडस्ट्री जो भी लगाता है ना उसको सस्ती क्रेडिट दें, उसको जो आप कमर्शियल रेट में जो आप उसको दे रहे हैं ना वो लैंडिंग करें, उनको सस्ता क्रेडिट दें, उनको आप इंसेंटिव दें, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री लगा रहा है। और दूसरी बात ये कि ज़मीन सस्ती दें, उनको जो है ना रॉ मटेरियल सस्ता इंपोर्ट करने की उनको इजाज़त दें। आप देखें कि भाई बांग्लादेश का आज का रिजर्व है $58 बिलियन। उनकी आप एक्सपोर्ट देख लें, उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें, उनका आप पर कैपिटा इनकम देख लें, अबाउट $2,900 है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, उनका आप एक्सपोर्ट देख लें, उनके रिजर्व देख लें। अच्छा, बांग्लादेश दे आर नॉट ग्रोइंग सिंगल, अगर हम बात करें इसकी कॉटन के हवाले से, तो इनके पास ज़रा सी भी कोई ग्रो नहीं हो रही है कॉटन, और फिर भी इनकी जो एक्सपोर्ट है हमसे ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, उसके बाद वैल्यू एडिट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर हम भी तो कर रहे हैं ना। हम वैल्यू एडिट नहीं करते क्यों? हम भी तो कर रहे हैं ना टेक्सटाइल के। हम उसकी वजह ये बिजली इतनी महंगी है कि हम उनको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज नहीं करते। हम तो IMF के प्रोग्राम में सब्सिडाइज करने के लिए जाएंगे तो फिर हम IMF की कंडीशंस आ जाएंगी। ये IMF की मुसीबत से परवेज मुशर्रफ साहब बिल्कुल निकाल दिया था। ये हम परवेज मुशर्रफ के दौर में IMF से निकल गए थे बिल्कुल ही, एकदम उनको पे ऑफ कर दिए थे सारे। उसके बाद फिर पीपल पार्टी आई, फिर वो वापस उनके साथ यानी लग गए, और बढ़ते बढ़ते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। कर्जे हमने इतने आसानी के साथ लिए हैं कि जैसे अपने आबो अजदाद का माल है कि भाई ठीक है लिए जाओ, पे ऑफ करना है भाई उसका। सर अब मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। आप समझते हैं कि अब गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी दिखाई देना चाहिए। हमें इतने मौके दिए हैं, मादनियात इतनी हैं, बेशुमार मादनियात हैं। सही मानों में सिमत में सोचें, शॉर्ट टर्म ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें और पे ऑफ करें सारे कर्जे वगैरह जिसके भी हैं, जो भी हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे पास इतने अल्लाह ने वाफिर मकदार में चीज़ें दे रखी हैं कि हम उससे अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो हम फ़ायदा उठा के देने वाले मुल्क बन जाएंगे, लेने वाले मुल्क नहीं होंगे हम। बलूचिस्तान का एक रफ एस्टिमेट कहते हैं कि $1500 अरब का हमारे पास वहाँ मादनियात हैं बलूचिस्तान में। सर हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। देखें अभी क्या एग्रीकल्चर में कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? एग्रीकल्चर में आपको जो है ना एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट देने हैं, आपको ऐसे हाइब्रिड बीज लाके देने हैं यहाँ पाकिस्तान में, और लोगों को वो इंसेंटिव देने हैं कि भाई उसकी एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा है, ठीक है ना। और जो जगहें खाली पड़ी हुई है ना, जो पैचेस खाली पड़े हुए हैं ना, वहाँ हमें चाहिए कि हम वो सारी जो क्रॉप्स हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं उसको हम लोकल करें। देखिए इंडस्ट्री लगाने में तो आज आपको जो है ना मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिएगी, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको रॉ मटेरियल बाहर से ला। एग्रीकल्चर का आपको करने के लिए आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। आप फ़ौरन जो है ना आपके पास जो बंजर ज़मीनें, जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उसको आप यूटिलाइज़ करें, ऐसे क्रॉप लगाएं, ऐसी चीज़ें लगाएं कि जो कम पानी में भी इस्तेमाल हो जाएं और आपको दे सकें। तो हमारे पास तो जो है ना अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, हमें ऐसी फर्टाइल लैंड दी हुई है, हमें ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास
टूरिज्म का है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास बीच के रिजॉर्ट्स हैं, हमारे पास इतना बड़ा बीच का स्ट्रिप्स है, हमने उन चीजों को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब का सेकंड विजिट गवादर में देखा गया इसी चीज के लिए कि बलूचिस्तान को अपलिफ्ट किया जाए। अब बलूचिस्तान जो सूबा है जिसके अंदर इतनी मादनियात, इतने वसाइल, इतनी ज्यादा एक हम कह सकते हैं रिसोर्सेज हिडन है, उनको अब सामने लाने का वक्त है, उनको यूटिलाइज करने का वक्त है। तो आप समझते हैं कि ये जो एक स्टेप लिया गया है, ये इनिशिएट किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है सर? अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वो मादनियात है ना उनको निकाल सके। उसके लिए आपको स्किल लोग चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका एक्सपीरियंस हो। तो आपको किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। जो भी वो आएगा, वो कंपनी आएगी। पहले लोगों की जो कंपनियां आई हैं उनके इतने बैड एक्सपीरियंस रहे हैं कि वो भाग गई। कंपनियां पहले आई थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उनके ऊपर केसेस हो गए, फिर उन्होंने आपके ऊपर केसेस कर दिया, तो वो कंपनीज भाग गई। तो या तो गवर्नमेंट एक तरफ हो जाए कि हाँ भाई वो देना है, फिर इसके पास हमारे पास वाइट एलिफेंट पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी इंडस्ट्री पड़ी हुई है जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, पैसे पे कमा के देती नहीं है और वो हमारा पैसा चूस रही है। ठीक है ना, सारा पैसा हम वहाँ लगा के दे रहे हैं। फिर मैं लग्जरी की बात कर रहे हैं। फिर जाहिर बात है कि वो ऐसे जो हमारे पास जो इंडस्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है, जो हमें लॉस दे रही है, उसको प्राइवेटाइज करो यार, लोगों को दो। जो बंदा चला सकता है, देखिए प्राइवेट बंदा जो है ना उसको पता है इंडस्ट्री चला, गवर्नमेंट नहीं चला सकती, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती। फिर इसके बाद में लग्जरी आइटम और भी बहुत काम है, सिर्फ यही बिजनेस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने पहले तो आप कहें कि भाई मैं वहाँ जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, बलूचिस्तान में पानी नहीं है और बलूचिस्तान में मादनियात है, मगर आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए कि जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो जाके उसको एक्सप्लोर करेगी और वहाँ से आपको निकाल के देगी, उसके साथ कोई एग्रीमेंट। मगर एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है कि आप उसको बिल्कुल ओवरनाइट, आज अगर नेक्स्ट मंथ आपकी जो नेक्स्ट क्रॉप लग रही है ना, आप उसकी तैयारी कर लें और वॉर फुटिंग पे आप कहें कि भाई एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। आपको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है, आपको कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं करनी है, आप खुद कर सकते हैं। मगर हमारे पास खाद नहीं है हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर के प्लांट नहीं है, फर्टिलाइजर महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कैसे करें? ये सारे मसले जो है ना एक तरफ हो जाए ना। और फिर लग्जरी की बात आती है, हम कहते हैं कि यार लग्जरी में गाड़ियां बंद कर दो। सबसे ज्यादा अगर गाड़ियों की अगर तादाद देखें ना, लग्जरी गाड़ियों के लैंड क्रूजर, वो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है ना, आईजी के पास भी लैंड क्रूजर है, कोई बड़ी गाड़ी रखनी है तो आईजी के पास भी लैंड क्रूजर है। तो भाई ये यार लग्जरी आइटम्स का थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। शमीम साहब प्लीज ये बताइए कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे क्यों नहीं जाते? हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेज मौजूद हैं। हम अगर थोड़ा सा ऑल्टरनेट एनर्जी को जरा एक्सप्लोर करें तो वहाँ पे बायोगैस और डिफरेंट सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, हाइड्रल पावर, कितने सारे हमारे पास हैं। एक्सप्लोर करने पे आए तो सब कुछ किया जा सकता है। अभी यानी क्या कहते हैं परवेज साहब कह रहे हैं, क्या बिजनेस कम्युनिटी साथ देगी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाए? सर, लेट द पास्ट इन द पास्ट, कि कौन सी गवर्नमेंट आई, किसने क्या किया, अब जो के करने वाले हैं अब क्या करें? हमने तो खुले दिल के साथ अभी पर इनको बुलाया था शहबाज शरीफ साहब को चैम्बर में, और उसके बाद फिर उनको ऑफर किया कि आप हमें ऑन बोर्ड लें, आप हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए और हर चीज़ में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जाके भूल जाते हैं। तो अब क्या करें, हमारे तो वही हिसाब है। अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी है, इसमें एक चैम्बर का बंदा नहीं है। नहीं कोई। तो क्या बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चला जाए? आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ दिया जाए? बात यह है कि आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस कम्युनिटी को आप साथ रखेंगे ना। अब जब स्टेक होल्डर्स ही आपके पास नहीं होंगे तो वो कैसे यानी आपका काम चलेगा? अकेले कुल कोई नहीं होता, सबको मिलकर काम करना होता है। और ये गवर्नमेंट भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है और सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। जी, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक आप लोगों को वेटेज नहीं देंगे, उनको आप बुलाएंगे नहीं, उनको साथ नहीं बिठाएंगे, उनसे मशवरा नहीं करेंगे, मामला किसी सूरत भी सही नहीं होंगे। अभी तक जितने लोग भी हैं, जो भी आए हैं हुकूमत में, वो शॉर्ट टर्म्स के ऊपर बात करते हैं सारी, कि भाई आज का मामला निपटा दो, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन सर ये भी तो देखें आप, जिस नहज पे अभी पाकिस्तान की सिचुएशन थी, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, हम जो सब्सिडाइज फ्यूल जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, और सब्सिडाइज फ्यूल भी इतना ज़्यादा हम पे कर रहे थे कि उससे इंपोर्ट बिल कहाँ पहुँच गया है। जहाँ $10 बिलियन का हमारे पास ऑयल होता था, वहाँ $20 बिलियन का हमारे पास चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास बिल हो गया था। लेकिन बहरहाल यही हालात के अंदर वो हुकूमत जो थी वो काम कर रही थी, काम चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। अब यानी क्या कहते हैं, जिस तरह से महंगाई हुई है, जिस तरह से महंगाई हुई है हर चीज़ की, देखिए बात ये पेट्रोल जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ है।
ट्रांसपोर्ट की वजह से यानी क्या कहते हैं आमदरफ्त हर चीज, यानी अगर फैक्ट्री के अंदर माल आएगा तो ट्रांसपोर्ट से आएगा, और अगर बाहर निकलेगा तो अभी ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो जब वही महंगा हो जाएगा तो फिर समझ लें कि हर चीज महंगी हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा असर इस वक्त गरीबों पर पड़ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ है, और ट्रांसपोर्ट रोज़ 10 रुपये बढ़ा दिए और 10 रुपये बढ़ा दिए और 10 रुपये बढ़ा दिए। अब यानी डोमेस्टिक जो यानी जो रूट है उसके ऊपर 70-80 रुपए का टिकट हो गया। बताइए, आपको खुदा का खौफ करें, वो बंदा कहाँ से देगा? राइट परवेज साहब, आप प्लीज़ ये बताइए कि जो सिंध गवर्नमेंट ने एक बसेस के हवाले से इनिशिएटिव लिया है और कराची में जो है 50 बसेस आ गई हैं, फर्दर 200 बसेस आनी हैं, कितना इम्पोर्टेंट था सर? जबकि ख़ासकर हम देख रहे हैं कि जब ट्रांसपोर्ट के ऐसे मसाइल हैं और किराए में जो है वो इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा इकदाम है और बहुत ही अच्छा राइट डिसीजन है और सही टाइम पे ये बसें आई हैं जी। मगर और इसका जो ख़ास कर फ़ायदा जो होगा वो आवाम को होगा, और उन्होंने प्राइसेस भी बहुत अच्छी रखी हुई हैं। मगर बात दरअसल ये है कि उनका एक्सेस जो है ना, अगर वो हर इलाकों में वो बसेस चलने लगे तो हमारे रोड पे वैसे ही जो है ना मोटरसाइकिलें इतनी हो गई और इतना रश हो गया। मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, परवेज साहब भी मौजूद हैं, शमीम साहब भी मौजूद हैं। परवेज साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। आप बता रहे थे डिफरेंट अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से। बसेस की बात है। हाँ, सिंध की जो बसेस अभी आई हैं बहुत अच्छा है। देखें, ये आम पब्लिक के लिए, कराचीआइट्स के लिए, जो बेचारे पहले वो कचरे वाली बसें जो टूटी फूटी बसों में सफ़र कर रहे थे, चलो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट तो आ गई, एयर कंडीशन बसें आ गई। अब उसका जो है ना नेटवर्क उनको बढ़ाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह कि उनको रोडों की हालत करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। लेकिन जब तक अगर रोडों की हालत अगर ख़राब होगी ना, तो वो कैसी भी लग्जरी बसेस लेके आ जाएंगे ना, वो 1 साल के बाद उन बसेस का ऐसा हाल होगा ना कि वो जो है ना बसेस फिर उस काबिल ही नहीं रहेंगे। डिसाइड किए गए, अभी फर्स्ट रूट ऑन हुआ, इस तरह सेकंड थर्ड, इससे 8 रूट्स हैं जो कि डिसाइड किए गए। तो बसेस की हालत जो है ना, उनको मेंटेनेंस के लिए फिर बंदे चाहिए, उनको मेंटेनेंस अच्छी रखनी चाहिए ताकि ये बसेस लॉन्ग टर्म चलें। दुनिया में बसेस चलती हैं 5-5, 10-10 साल, हमारे यहाँ बसेस की हालत जो है ना 2 साल में ऐसी हो जाती है कि हम फिर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। और रोडों की हालत ऐसी होती है कि भाई वो बसेस, और वैसे भी वो उनके देखें तो रोड क्लियरेंस बहुत ही लो है। और हमारे यहाँ जगह जगह जो उन्होंने वो बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं ना स्पीड ब्रेकर, उससे उन बसों को कैसे पार कराएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, अब वो देखेंगे अगर तो क्या होगा। पंजाब में आप देखें तो यहाँ पे एक सोर्स जो है वो आपने दिए में ट्रैक्स बनाए हुए हैं तरीके से।
तो अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा इकदाम है, और ये अगर बसों का मसला हल हो जाता है ना और ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाता है ना, तो शमीम साहब ने जो बात कही ना कि लोग टाइम पे आ जाएं और अच्छी हालत में अच्छी हालत में आ जाएं, उनकी बेचारों की हालत ऐसी होती है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आपका एक जो वर्कर है अच्छी ट्रांसपोर्ट में आ जाता है, एयर कंडीशन बस में आ जाता है और टाइम पे सही हालत में अगर वो आ जाता है वर्क प्लेस पे, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिर वो शाम को अच्छी हालत में दोबारा अपने घर पे पहुंच जाता है, तो उसको नींद भी अच्छी आएगी एंड ही विल कम बैक टुमारो फ्रेश। ठीक है ना, तो ये तो बहुत अच्छा है और मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि ये इसका नेटवर्क और बड़ा है। जहाँ तक आपने उसकी बात की अल्टरनेट एनर्जी की, अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। हमारे पास विंड फार्म भी हमने लगाए हैं, हमने लोगों को और बड़ी इंडस्ट्री को और ख़ासकर एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं ना, उनके लिए तो बाहर के उनके बायरों ने कह दिया है कि भाई आप जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जाएं, वी विल गिव यू मोर क्रेडिट एंड वी डू बिजनेस विद ओनली दोज कंपनीज, दोज एक्सपोर्टर जिनके पास रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगे होंगे या उन्होंने सोलर पैनल लगाए होंगे। तो देखें ये सारा काम तो हो रहा है, मगर अब बात दरअसल वही आ जाती है कि लोगों के लिए एक एडिशनल खर्चा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम निकाली हुई है कि स्टेट बैंक की तरफ से वो उन्होंने फंडिंग भी की हुई है कि स्टेट बैंक एक स्पेशल क्रेडिट देगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। मगर ये है कि लोगों के लिए ये मसला होता है कि भाई उसको फर्स्ट फेज़ में किस तरह से करें, सबके पास अपने कैपिटल का होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके फिर उसका ROI कैसे निकलेगा। मगर ये है कि ये बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कर रही है, इसको टाइम लगेगा। दुनिया में उन्होंने टारगेट्स रखे हुए हैं कि 2030 तक हम अल्टरनेट एनर्जी में इतना 70% हम लोग चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को भी टारगेट देने चाहिए, अपने लिए टारगेट सेट करने चाहिए। टारगेट सेट किए ना इस बार गवादर के लिए, एयरपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए टारगेट सेट किए। इंशाल्लाह हम साथ हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी साथ हैं, अच्छे काम होंगे, हम उसके पीछे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी तो हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, मगर ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ में लेके चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ में लेके चले, चैम्बर को साथ में लेके चले, ताकि हम उनको सही सजेशंस दें। एग्जैक्टली, क्रिटिक्स भी हो सर, साथ में सोल्यूशन भी हो। सोल्यूशन नेसेसरी है क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास भी देखा जाए तो टाइम बहुत शॉर्ट है और मुकाबला इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप कोई अनपॉपुलर डिसीजन देते हैं तो सबसे पहले एक अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो क्रिटिक्स करे। सर प्लीज़। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भाई इस हुकूमत में ख़ास तौर से शहबाज शरीफ साहब का तो माइंड ये है कि लोगों को मिला के चलते हैं। बाकी दूसरे लोगों में वो चीज़ नहीं है, लेकिन इनमें यह है कि ये मिला के चलते हैं। तो अगर ये बिलफर्ज माल थोड़ा सा वेटेज देते हैं अपना, इनके पास टाइम पता नहीं कितना है कितना नहीं, ये नहीं पता हमें, लेकिन अगर उस टाइम को सही मानों में यूटिलाइज करना है तो फिर चैम्बरों को खास तौर से अपने साथ मिलाएं, फेडरेशन को अपने साथ मिलाएं, बहुत सारे मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम जिसको आप मुश्किल समझते हैं वो आसान हो जाएंगे। लेकिन ये अगर अपने तौर के ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा सीधा ही होगा, सीधा नहीं होगा वो। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप चैम्बर्स को अपने साथ मिलाएं, उनके साथ बैठें, हर मसले का हल है। देखिए, जो भी आम आदमी इंडस्ट्री लगाता है वो इंडस्ट्री फायदे के लिए लगाता है, बिजनेसमैन को भी फायदा ही चाहिए सर। एग्जैक्टली, वो किस्मत से अगर कोई खराबी हो जाए वो एक अलग बात है, वरना कोशिश उसकी ये नहीं होती कि उसके अंदर खराबी हो। तो वो कमाने की नीयत से ही उसको यानी फैक्ट्री को लगाता है। इसी तरह से ये मुल्क हमारा है, हमने इसके यानी संभालना है, तो हमें अगर साथ वेटेज देंगे, मिलाएंगे, तो हम इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे सारे, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आज जो भी कुछ है हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की वजह से हैं। तो बेहतर यही है कि हमें थोड़ा सा वेटेज दें, ख़ासतौर से इंडस्ट्रियलिस्टों को और यानी कारोबारी तबके को आप उनको मिलाएं, तो इंशाल्लाह आपके पास बेहतरीन रास्ते आएंगे और सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। कोई मसला ऐसा नहीं है जो कि हल ना हो सकता, कोई इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है। अल्लाह पाक ने बड़े रास्ते निकाले और पॉसिबिलिटीज निकाली, और पाकिस्तान पे तो वेरी मच ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट कि भाई पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत है, तभी ये आज तक चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको कोई बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा तो बिगाड़ नहीं, पॉलिटिसाइज ना किया जाए मामला, चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
राइट, वेल थैंक यू सो मच परवेज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम फिरपो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की हैं, जिसके अंदर एक मेन टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, ग्रोथ के हवाले से यूथ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ हमारे मुल्क का फ्यूचर है, न्यू जनरेशन्स आ रही हैं, इनके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो यही आज हमने प्रोग्राम में एजेंडा डिस्कस किया। वेल थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।